नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावटी की शुरुआत करते हैं। देहरादून में हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट 2026 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। यह समिट का उद्देश्य पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों का समाधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो वही कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और नागालैंड सहित कई राज्यों के डॉक्टर और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस समिट में सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल हेल्थ और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। आज के इस समिट का अनुभव कैसा रहा? सच कहूं तो आज ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत शुभ कार्य किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। सनातन संस्कृति के नववर्ष की मुबारकबाद देता हूँ। और उसके अंदर भी हम बात करते हैं सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य। उस स्वास्थ्य के ऊपर में आज हमने ये समिट किया है। मुझे याद है कि पिछले साल भी इसी समिट को किया गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद व्हाट वी अचीव्ड विद दैट। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। ये जो सेतु आयोग, हेल्थ डिपार्टमेंट और विलॉक्स ने ये शिव जी के त्रिशूल की तरह जो एक संकल्प लिया है, इसका बहुत सुंदर असर होने वाला है। It's a Himalayan Healthcare Innovation Summit. So all these words make a lot of difference. इन सभी शब्दों का बड़ा तात्पर्य है। हिमालयन क्योंकि हिमालय क्षेत्र की हमारी जो स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं वो अलग तरह की हैं। हमारे लोग जो है क्योंकि एक अलग थोड़ा संस्कृति और पहाड़ में क्योंकि इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो उस तरह की बीमारियां और उस तरह की जो है हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी, तो उनके चैलेंजेस भी अलग हैं और टेरेन के भी हैं कि जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है। दूसरा स्वास्थ्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आप न सिर्फ अस्वस्थ रहेंगे बल्कि आप कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा है इनोवेशन, क्योंकि सिस्टम तो चल रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम भी है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें नवाचार लेना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है और सेतु आयोग का ये मानना है, वेलॉक्स का भी, कि इनोवेशन के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। देखिए, मेन जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ स्ट्रेटेजी पॉलिसी उत्तराखंड गवर्नमेंट को, ठीक है ना, जो सेतु आयोग का है जो। और सबसे बड़ी बात है कि हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट 2026 वेलोक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उस पर चर्चा आरंभ हुई है, और जो कि हमारे हिमालय रीजन के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो अगर होते रहेंगे तो हमारे हेल्थ और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे राज्य को मिलती रहेंगी। थैंक यू। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमबीए इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 4 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं और यह कार्यक्रम नई ऊर्जा देगा। साथ ही धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा है कि उत्तराखंड की पहल को अब अन्य राज्य भी अपना रहे हैं, जो गर्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी का कल हम सब लोगों को यहाँ पर उनका सानिध्य भी मिलने वाला है, उनका उद्बोधन भी प्राप्त होगा। और कल इस कार्यक्रम के होने से हमारे सभी जनता में भी और हमारे सभी लोगों में भी, कार्यकर्ताओं में भी एक जोश और उत्साह का संचार होगा। और तेज गति से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से उनके शब्द निकले थे उनके मुंह से, ये दशरथ उत्तराखंड का दशरथ होगा, उसके
विरासत को बनाने के लिए कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में तेज गति से हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत स्थित श्री वाराही धाम देवी धुरा मंदिर के नवनिर्माण कार्यों का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि मां वारावाही धाम राज्य का प्रमुख आस्था केंद्र है और इसके भव्य निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके अलावा चंपावत जिले में विभिन्न विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का समग्र विकास और धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिल सके। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री का चंपावत में वाराही धाम का शिलान्यास किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। धार्मिक पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री का विकास योजनाओं पर जोर लगातार जो है जारी है, देखने को हमें मिल रहा है। वहीं चंपावत में वारावाही धाम का शिलान्यास किया है उन्होंने। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री समेत कई और नेता भी मौजूद थे और भक्त और जनता भी देहरादून की मौजूद थी इस समारोह में। वहीं चंपावत में वाराही का शिलान्यास किया गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री का विकास योजना पर जोर जो है लगातार है। चंपावत में वाराही धाम का शिलान्यास किया गया है। धार्मिक पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय में। लगातार मुख्यमंत्री विकास योजनाओं पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा 2022 की तरह ही 2027 में भी सरकार बनाएगी। केड़ा ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता विकास कार्यों के आधार पर फैसला करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर भरोसा किया है। देखिए 2022 का चुनाव जैसे हमने जीता तो 2027 का चुनाव भी वैसे ही हम जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के लोग इस गलतफहमी में थे कि यहाँ पर बारी बारी से सरकारें बदलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता काम पर भरोसा करती है, जनता विकास को देखती है और जनता लोगों की यानी कि ये देखती है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार मोदी जी के और धामी जी के जो विकास की जो मैप है उसको रोड मैप को आगे ले जाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एकतरफा मतों से जीतेगी और लगभग 70 में से 55 सीटें 50 से 55 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की सीट प्रत्याशी जीतेंगे। आइए आपको हल्द्वानी ले चलते हैं, जहां धामी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंचासीन सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित मीडिया, देवभूमि उत्तराखंड की मातृशक्ति, युवा साथियों, यहां उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। आज का ये अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन
उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सही समय का इंतजार किया जा रहा था और नवरात्र के शुभ अवसर पर मंत्रिमंडल को पूर्ण किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि नए मंत्रियों के पास लगभग 1 वर्ष का समय है, जिसमें वे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर विकास कार्यों को गति देंगे। समय का चयन किया जाता है तो अच्छा शुभ दिन है, नवरात्र का समय है। मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन उत्तराखंड में हुआ है और क्योंकि अभी आचार संहिता में 1 वर्ष का समय है, ऐसे 1 वर्ष के अंदर अनेकों जनता के काम होगा, जिन कामों को हमने प्राथमिकता आगे बढ़ाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मुख्यमंत्री के साथ एक साथ सामूहिकता के साथ और जन समाज की समस्या को समाधान करेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाए, इसके लिए हम अब असंतोष खत्म हो गया? असंतोष कभी नहीं था, कोई असंतोष पार्टी में होता नहीं है। समय पर हर कार्यकर्ता समाधान से आगे बढ़ाई जाती है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 5 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल में कई मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी नेता भाजपा की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह दी है और कुल मिलाकर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पिछले 4 साल से भी अधिक का समय बीता और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जिस दिन वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कुछ सीटों को बकाया बाकी रख के ये प्रतीक्षा कराई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और लिहाजा 4 साल से करीब 4 साल और 10-11 महीने, 4 साल और 1-2 महीने का समय बीतने के बाद आज वो घड़ी आई जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे, अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं, जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वो सब उन्होंने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? मैं समझता हूँ इस तरह सोचना ठीक नहीं है। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें आपको बता दें कि बैठक में गैस एजेंसी संचालक और तेल कंपनियों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस बैठक में डीएम ने होम डिलीवरी व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की बात कही है और ओटीपी के आधार पर ही गैस वितरण के निर्देश दिए हैं। वहीं एजेंसियों को स्टॉक और वितरण की दैनिक जानकारी अपडेट करने को कहा गया है। वहीं प्रशासन ने कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुकदमे दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जेल भेज दिया है। साथ ही बड़ी संख्या में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। देखिए, जो गल्फ क्राइसिस है वो हमारा स्पिल ओवर हुआ है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें फील्ड में पब्लिक के ऊपर मिनिमाइज करने हैं। सो एक रैशनल वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी परिवार व्यक्ति वंचित ना रहे हमारे फ्यूल से।
तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारी कलेक्शन और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो फेयर रहे और इसमें किसी भी तरह का डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। तो उसके चलते पहले तो जो पैनिक है, परसेप्शन है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। इसी क्रम में ऋषिकेश, सदर, विकासनगर में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और माल भी जब्त किए गए हैं और ऐसी एजेंसीज को भी बुक किया गया है जो आदेशों की अवहेलना कर रही थी और स्टॉक्स को टेक ओवर कर लिया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में गर्व का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां रामबाग गांव निवासी किसान तारक बछाड़ के पुत्र डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ का चयन ताइवान के लिए हुआ है। वहीं आपको बता दें कि देहरादून में पीएचडी करने वाले डॉक्टर बछाई ने 28 विषयों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। उनकी इस उपलब्धि पर दिनेशपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें सम्मानित किया। मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ है। मैंने DIT यूनिवर्सिटी देहरादून से मैंने PhD करी है और मेरे PhD के दौरान मेरे 28 रिसर्च पेपर और पेटेंट थे। मैंने काम किया है प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, माइक्रोफ्लूइडिक्स पे, बायोसेंसर्स पे। तो इन्हीं सब के बेस पे मेरा ताइवान में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में चयन हो गया है एज अ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर। अभी मैं ताइवान जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा काम बायोसेंसर्स पे। मैं 1 से 1.5 घंटा पहले ऐसा तुरंत कार्यक्रम बन गया, तो मैंने मेरे फ़ोन पे आप लोग सभी लोग आए, इसी के लिए सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो मीडिया कर्मी, जो हमारे इस जो बेटा हमारा जो भतीजा, तो आज इस छोटे से गांव से मतलब आज हम लोगों का पूरा समाज का नाम रोशन करने के लिए, हमारी क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए जो हम लोग आउट ऑफ कंट्री विदेश जा रहे हैं ताइवान, उन्हीं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे तारकदा उनके बड़े पुत्र हैं, वो हमारा भी बच्चा है। क्यों हम लोग डेली उनके घर में जाते हैं, देखते हैं कि वास्तव में वो जो हमारी भाभी है और तारकदा बच्चों के, तीनों बच्चों के पीछे ऐसा मेहनत करते हैं ये लोग। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विश्वजीत बछाड़ को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो देहरादून से जिस समय वो करता है, मैं कभी कभी इसके पास में कॉल करता हूँ, मेरे पास कॉल करता है। तो हमारे विश्वजीत बछाड़ी है, क्योंकि तमाम ऐसे कार्यक्रम देखिए हम लोग करते रहते हैं और कहीं कोई मुख्य अतिथि हम लोग बनाते हैं, उनका इंतजार करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और गर्व की बात तब होती है जब हमारा अपना कोई ऐसी जगह पे पहुंचता है और बैठता है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा बेटा मुख्य अतिथि बन के हम लोगों के बीच में है। अभी हम उन्हें माल्यार्पण करें, चाहे एक छोटा सा सम्मान उन्हें प्रेषित करें, प्रदान करें। और सबसे बढ़कर वो सम्मान ये है कि आप सभी की दुआएं विश्वजीत बछाड़ के साथ ताइवान तक जाएगी और ताइवान से और बड़ी बड़ी जगहों पे विश्वजीत बछाड़ का सिलेक्शन होगा, वो वहाँ पहुँचेंगे और इस उत्तराखंड का नाम, उधम सिंह नगर का नाम और देश का नाम बहुत ऊंचाइयों तक अब लेकर के जाएंगे। बस यही आशीर्वाद और ये दुआएं हम सभी मिलकर करते हैं। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियान तेज कर दिया है। जनवरी माह से अब तक विभाग ने 71 मुकदमे दर्ज कर कई शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। कच्ची, अंग्रेजी और देशी शराब के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है। इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि आबकारी विभाग का अभियान तेज है। ऋषिकेश में अवैध शराब पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं 71 केस दर्ज कर कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश की घटना है ये, जहां आबकारी विभाग की अभियान तेज जो है चल रही है, जारी है। ऋषिकेश में अवैध शराब पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन सख्त है। वहीं 71 केस दर्ज कर दिए गए हैं और तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
आबकारी विभाग का अभियान लगातार तेज है। ऋषिकेश में अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं 71 लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं और कई तस्करों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश में आबकारी विभाग की बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर शराब कार्रवाई लगातार जो है चल रही है। 71 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, तस्करों को। वहीं दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में गंगानगर क्षेत्र में संपत्ति हड़पने की चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विदेश में रह रहे मकान मालिक रमेश कुमार की संपत्ति पर उनकी केयर टेकर मदन लाल शर्मा ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने की कोशिश की है। आरोप है कि फर्जी स्टाम्प पेपर के जरिए संपत्ति अपने नाम करवाने की साजिश रची गई है। मदन लाल की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने मामले को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और किराए की रकम हड़पने के आरोप भी पड़ताल की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के चौबटा खाल क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं धमसानी गांव में एक 11 वर्षीय बच्चे पर उस समय हमला हो गया जब वह अपने घर की बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे परिजन तुरंत जिला अस्पताल ले गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखने को मिली है। वहीं हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरा इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। ये बच्चा, इसका नाम दीपक है, 11 साल का ये बच्चा है, पोखरा का रहने वाला। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलदार उसे छोड़ के एक तरफ फेंक के भागा, जिसकी वजह से उसके चोटें वगैरह आई। ये बच्चा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात, और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे CHC से, क्योंकि रेफर होकर आया था। बच्चे को बहुत ज़्यादा गंभीर था उस समय नहीं थी, और बच्चा बिल्कुल अभी भी वैसे स्वस्थ है। लेकिन बच्चे का यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग CT स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो CT स्कैन कराया तो देखा गया कि उसके पीछे सर की हड्डी पे एक फ्रैक्चर है, जो कि अंदर धंस रहा है फ्रैक्चर, जिसके लिए हमें एक न्यूरोसर्जन को भी दिखाना आवश्यक पड़ेगा। हालांकि बच्चे को इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है और बच्चे का इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। करना ये पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने शोर मचाया, तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यूरोसर्जन के लिए आगे के लिए कह रहे हैं। देखो कहाँ यहाँ तो नहीं आई थी, पर वहाँ थी। रात को तो आए थे जब पुलिस वाले थे, वन विभाग वाले थे यहाँ पर, पानी 12 बजे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।